अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज बहुत अरसे बाद दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। कोयटा और चमन में बुज़दिलाना कार्रवाई की। सुबह सवेरे कोयटा की सब्जी मंडी में खुदकुश हमला किया गया, जिसके नतीजे में बच्चों और FC एहलकार समेत 20 अफराद जान से गए, जबकि 48 जख्मी हुए। शाम में चमन का माल रोड धमाके से लरज उठा। धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 7 जख्मी हुए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों हमलों की तहकीकात का आगाज कर दिया है। तो आज होने वाले अंदोहनाक वाक़े पर बात करने के लिए वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। रफत, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद और ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली भी आज हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुजीब, आपकी तरफ चलते हैं। बताइएगा, आज काफी अरसे बाद बलूचिस्तान में दुश्मन ने वार किया, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और आज जाहिर है कि दो वहां पर जो है मजमूई तौर पर बलूचिस्तान में आज इस तरह के वाकयात हुए। क्या सूरत हाल देखी? जी इमरान, काफी अरसा अमन से गुजरा और काफी लोग मुतमईन हो गए थे। खसूसन हजारा कम्युनिटी काफी मुतमईन नजर आती थी, क्योंकि काफी अरसे से कोई इस तरह का वाकया नहीं हुआ था। आज भी अलग सुबह जब हजारा कम्युनिटी के लोग गए थे सब्जी मंडी हजारगंजी की और वो खरीदारी कर रहे थे, उस वक्त ये खुदकुश धमाका किया गया। ये जो हजारा कम्युनिटी के लोग हैं, ये बाकायदा सिक्योरिटी में आते हैं। इनकी सिक्योरिटी के लिए FC और पुलिस साथ होती है। और जब वो खरीदारी करके सामान रख रहे थे, उस वक्त ये धमाका हुआ है। धमाके में 20 लोग शहीद हुए हैं, इनमें FC एहलकार भी शहीद हुए हैं, जबकि हजारा कम्युनिटी के लोग हैं। और इसके अलावा दीगर जो अक़वाम के लोग हैं वो भी इसमें जाँ बाक हुए हैं, जो वहाँ पे मजदूरी के लिए मौजूद थे। 2 बच्चे थे जो छोटी मोटी चीजें, थैले और प्लास्टिक बैग्स वगैरह बेचते हैं, वो भी इसमें शहीद हुए हैं। इस वाक़े को बहुत तशवीश की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत हद तक अमन कायम हो चुका था और यकदम ये कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद आज सुबह ये हुआ और फिर चमन में दूसरा वाकया हो गया। और इसमें काफी ज्यादा तशवीश फैली है कि ये कार्रवाइयां दुश्मन की साजिश ही हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह की कार्रवाई के लिए बाकायदा प्लानिंग अफगानिस्तान में की जाती है और उसको बैक करता है इंडिया, और फिर उसके जो यहाँ पे कारिंदे होते हैं वो इसको अमली जामा पहनाते हैं। अच्छा, ये जिया लांगू साहब जो सूबाई वजीर दाखिला है, उनका कहना है कि ये किसी खास फिरके को टारगेट नहीं किया गया था, बाजार में ये हुआ था। गो के हजारा कम्युनिटी के लोग इसमें ज्यादा मुतासिर हुए, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उससे तासुर ये है कि शायद उन्हें टारगेट किया गया था। क्या क्या एनालिसिस होगा मुझे? जी, इसमें जो वजीर दाखिला का कहना है, उनका ये कहना था कि 20 लोग शहीद हुए हैं। 12 उनमें ऐसे हैं जो हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक नहीं रखते, उनका ताल्लुक पश्तून कबाइल से भी है, बलोच से भी है और दीगर अक़वाम से भी है। इसलिए ये किसी कम्युनिटी को नहीं कहा जा सकता जब तक के कोई जिम्मेदारी बाकायदा क्लेम न कर ले। लेकिन चूंकि इस तरह के वाकयात हजारगंजी में पहले हो चुके हैं, ये कोई पहला वाकया नहीं है और इससे पहले जो वाकयात हुए उसमें अमूमन हजारा कम्युनिटी को टारगेट किया जाता रहा है। इसलिए हजारा कम्युनिटी का ये मौकिफ है कि उन्हें ही टारगेट किया गया है। अच्छा। आज भी उन्होंने धरना दिया हुआ था और धरने के शुरा का मौकिफ था कि हजारा कोयटा में महफूज नहीं है। एक तवील अरसे तक खामोशी के बाद एकदम ये कार्रवाइयां शुरू हुई और उनका टारगेट फिर दोबारा हजारा कम्युनिटी है। उनका एहतजाज ये था कि हमें तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत क्यों फराहम नहीं कर रही, क्यों नहीं इक़दाम किए जाते, सिक्योरिटी मौजूद होती है, फिर ये दहशतगर्द कैसे अंदर तक दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, फरजाना आप बताइएगा, आपकी तरफ क्या मामलात हैं, क्या सिलसिला है इस वक्त? जाहिर है कि एक जो सिक्योरिटी लेवल है वो ज्यादा तेज होने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है। मजमूई सूरत हाल क्या है सूबे में? देखिए, हम जब खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो मुजीब ने जो इशारा किया है फिर कवारियत के हवाले से, तो उसका ज्यादा टारगेट रहा है डेरा इस्माइल खान, पेशावर, हंगू, इस तरह के इलाके और फिर कुरम एजेंसी। मैं पिछले हफ्ते ही कुरम एजेंसी से आ रही हूँ, वहाँ पर तो मुझे मुकम्मल तौर पर अमन दिखाई दिया है और मैं समझती हूँ कि फोर्सेज ने और खुद वहाँ के कबाइल ने बहुत बेहतरीन तरीके से
चीजों को संभालने की कोशिश की है। और सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो ये कि जो 180 किलोमीटर का जो लगभग 180 किलोमीटर का जो बॉर्डर था उसको मुकम्मल तौर पर सिक्योर करने की कोशिश की गई है, जिसमें काफी हद तक 70% काम का मुकम्मल हो गया, तो फेंसिंग हो गई है। अब उससे ये होगा कि मुजीब ने जो इशारा दिया है, और मुझे भी वहां पे बहुत ज्यादा, आपने मेरे प्रोग्राम में भी देखा होगा, बाकायदा नाम लेकर बताया गया कि 2 लोग जो हैं वो बॉर्डर पार की मतलब बैठे, और उन्होंने किस तरह से, वो इंडियन एजेंट थे और उन्होंने लोगों को पैसे दिए और किस तरह पाड़ा चनार में उन्होंने दहशतगर्दी करवाई। तो ये तो एक थोड़ा सा मुझे लगा कि हालात थोड़े से नहीं बल्कि अच्छे खासे बेहतर हैं। लेकिन जब मैं डेरा इसमाइल खान की बात करती हूँ तो उसमें हालात मुझे ठीक नहीं लगते, क्योंकि टारगेट किलिंग मुसलसल हो रही है। हमने कुछ दिनों पहले जो पहली सेमाई है उसकी जब रिपोर्ट बनाई तो हमें पता चला कि तकरीबन 18 लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो गए हैं, और उनमें से अगर मैं कहूँ कि 90 से 95% लोग जो हैं वो एक ही फिरके से ताल्लुक रखते थे। तो ये एक चीज है। इस सारे तनाजुर में आप बिल्कुल ना भूलें कि 2 दिन पहले अमेरिका ने एक एडवाइजरी शाया की है, निकाली है अपने लोगों के लिए जो कि मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं, और उसमें पाकिस्तान भी है, ट्रैवल एडवाइजरी के हवाले से। ठीक, ट्रैवल एडवाइजरी की अगर आपने उसको ध्यान से रीड आउट किया हो तो उसमें आपने देखा कि बार बार ट्राइबल एरिया, जो हमारा ट्राइबल रीजन था जो अजला बन गए उसके, और जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है उसका बार बार कहा है, और उन्होंने कुछ जगह की निशानदेही भी की है। अब आप देखिए कि दुश्मन इसी तरह से देखेंगे ना कि जब एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमने टूरिज्म को बढ़ावा देना है, वो उधर लिखता है कि टूरिज्म प्लेसेस अफेक्ट होंगी। एक तरफ जब हम कहते हैं कि हमने अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना है तो वो लिखता है कि इंस्टीट्यूशन का मसला है। मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात कर रही हूँ। इसी तरह मुख्तलिफ उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं कि ये चीजें हैं जिसको के टारगेट किया जा सकता है। तो अब इस तरह की जब चीजें आप देखें तो फिर तो जाहिर है हमें शक जाता है कि ये हो क्या रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं जब अभी पेशावर में बैठकर बात करती हूँ तो पिछले कुछ सालों से मैं बहुत मुतमईन होकर बात करती हूँ कि नहीं, यहाँ अमन बहाल हो गया है, और इसमें जाहिर है सबका हिस्सा है। इसमें हमारे उन मासूमों का भी हिस्सा है जो आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद हुए, इसमें कोई शक नहीं। हमारी फोर्सेस का भी हिस्सा है, इसमें सारे लोगों का हिस्सा है, इसमें डीए खान के लोगों का भी हिस्सा है, इसमें हंगू के भी लोग। ठीक है, बड़ी कीमत अदा की है, बड़ी कीमत अदा की है हमने इस अमन को कायम करने में। हमारे सिविलियन ने, हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने बड़ी कीमत हमने इसकी चुकाई है। रफत सईद, ये जो लहर आज सुबह से हम देख रहे हैं, जो कुछ हुआ बलूचिस्तान में, क्या कहेंगे, क्या तज्जिया है आपका इन हालात में? देखिए इमरान, पहले तो बहुत अफसोसनाक वाक़या है, माजी में इस किस्म के वाक़यात होते रहे हैं, लेकिन ख़ासे अरसे से वहाँ अमन कायम था और हालात बेहतर हुए थे, और इसका बरमला सब जो है वो इजहार भी करते हैं और इसको तस्लीम भी करते हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस तरीके से वहाँ पे अमन कायम किया और अब लोग वहाँ जाए, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात पर गौर करना होगा कि आखिर वो कौन अनासिर हैं जो सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट करते हैं और वही हदफ बनते हैं। तो ये एक सवाल अपनी जगह पर है। और इस मामले में जब हम ये कहते हैं कि रॉ है, इसमें जो पड़ोसी ममालिक की जो खुफिया इदारे हैं वो यहाँ सरगर्म हैं, यकीनन वो सब सरगर्म हैं, वो सरमायाकारी भी कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लोकल ऑपरेटर यहीं का मुकामी होता है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। असल में उस जड़ तक पहुँचने की ज़रूरत है, और जब तक उसे नहीं ख़त्म किया जाएगा जब तक ये मामलात रुक नहीं सकते, क्योंकि ये एक माइंड सेट है। उसको तब्दील करना, उसकी किस तरह से ब्रेन वॉशिंग की गई है, माजी में इससे ज़्यादा खौफनाक धमाके हुए, और कराची में जब भी पूरे मुल्क में ये सूरत हाल थी, खाली कराची या बलूचिस्तान ही नहीं, लेकिन ख़ास तौर से जब ये बनते हैं, गरीब लोग हैं, सब मजदूर लोग हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आज भी जो DIG कोयटा की ब्रीफिंग से अंदाज़ा हो रहा था कि उन्होंने कुछ अरसे पहले भी वहाँ का दौरा किया था और कुछ इक़दाम करने की बात भी की थी, क्योंकि वो जो सेफ सिटी का मंसूबा है उनका वो नहीं लग सका है। मगर ये है कि आप, और फिर उनको बड़ी हैवी सिक्योरिटी में लाया भी जाता है, जैसा कि मुजीब ने भी बताया कि वो सिक्योरिटी में आते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी सिक्योरिटी में
सब कुछ इक़दाम करने के बावजूद कैसे दहशतगर्द कामयाब हो गए और उन्होंने इतनी जानों का ज़या हुआ। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमें इस पर गौर करना होगा, बाहमी चपकलश को छोड़ना होगा, जो हमारे यहाँ एक माज़ाराई की कैफियत सियासत में उसे ख़त्म करना होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन जो है उसने हमारा पीछा नहीं छोड़ा है, उसने हमें फोकस किया हुआ है। यहाँ के जो दाखिली इंतशार है उसका वो फ़ायदा उठा सकता है, लिहाजा उसे ख़त्म करके। और दाखिली इंतशार की जब आपने बात की तो दाखिली मामलात में कितना ज़्यादा अब चौकस होने की ज़रूरत है वज़ारत दाखिला के हवाले से और इन उमूर के हवाले से? देखिए, वज़ारत दाखिला एक्टिव नहीं है जैसी कि माजी में हुआ करती थी। शायद उसकी वजह है कि वज़ारत दाखिला का कलमदान खुद वज़ीर आज़म ने अपने पास रखा है और जो वज़ीर मुमलिकत का दर्जा देकर रखा है, लेकिन वो इतने फ़ाल वज़ीर दाखिला के तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं, वो उस तरीके से इक़दाम नहीं कर रहे जो एक वज़ीर दाखिला कर सकता है। माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गलती की थी कि मुल्क में वज़ीर ख़ारजा नहीं था, उसके नुकसानात आपने देखे। अब वज़ीर दाखिला कोई नहीं है, जो इस वक्त वज़ीर दाखिला है वो इतने फ़ाल नहीं है, मैंने पहले भी कहा, ना उनकी गिरफ्त नहीं है। तो ये दाखिली और खारजी मामला जो है वो दोनों इस वक्त पूरी की पूरी तवज्जो चाहते हैं। बिल्कुल पूरी तवज्जो चाहते हैं, करना पड़ेगा और अगर नहीं किया तो नुकसानात होंगे, क्योंकि सूबाई वज़ारत दाखिला उन मैटर्स में उस तरीके से अपने फैसले भी नहीं कर सकते और इतनी बाइख्तियार नहीं होते और इत्तला तक रसाई नहीं। सवाल को मुजीब की तरफ रखते हैं। मुजीब, आप क्या कहेंगे इस वक्त दाखिली और खारजी मामलात के हवाले से जो रफत ने पॉइंट आउट किया, आप क्या कहेंगे इस पे? कि इमरान, जो हमारी दुश्मन खूबते हैं वो किसी सूरत भी नहीं चाहती कि यहाँ पे अमन हो। इसकी फरजाना ने जिक्र किया ट्रैवल एडवाइजरी का, उससे काफी चीजें वाज़ेह होती जा रही हैं कि इसके पीछे दरहकीकत हैं कौन लोग। जो सीपैक चल रहा है ये तो लोगों की आंख में बुरी तरह खटक रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ईरान हो या फिर भारत हो या फिर अमेरिका हो, सबके लिए ये एक तकलीफ का बायस है। इसलिए सबसे पहले आज जो वार किया गया वो अमन पे है। अगर इसको आप देखें तो एक कम्युनिटी टारगेट नहीं की गई, आपने कोयटा के अमन को टारगेट किया है, बलूचिस्तान के अमन को टारगेट किया है और ये पैगाम देने की कोशिश की है कि जो हालात नॉर्मल हो रहे थे, जो कारोबारी सरगर्मियां नॉर्मल हो रही थी, वो अब नहीं रहेंगी और लोगों में खौफ पैदा होगा। ये सिर्फ इसलिए किया गया। बाकी अगर मजमूई तौर पर आप देखें तो सिक्योरिटी फोर्सेज, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने इसको ऐसा स्वीपिंग की थी कि आपको महसूस हो रहा था कि बिल्कुल सब कुछ बेहतर है, लेकिन फिर भी कुछ खदशात का इज़हार किया जा रहा था, क्योंकि बॉर्डर पार से पैसा भी आ रहा है, यहाँ पे बॉर्डर पार से लोग भी आ रहे हैं। अभी तक फेंसिंग मुकम्मल नहीं हुई। अब ये फेंसिंग जब तक मुकम्मल नहीं होगी, खतरात बहरहाल मौजूद रहेंगे। अगर ये फेंसिंग मुकम्मल हो जाए, खुसूसन अफगान बॉर्डर के साथ, तो 90% खतरात कम हो जाएंगे, क्योंकि खुदकुश देखने में आया है कि जितने भी खुदकुश यहाँ पे इस्तेमाल होते रहे, या तो वो अफगानिस्तान से आए या फिर वो शुमाली वजीरिस्तान या मोमन एजेंसी की तरफ से आए। यहाँ का लोकल खुदकुश इस्तेमाल नहीं हुआ। अलबत्ता जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं वो जरूर धमाके करती रही हैं और वो प्लांटेड धमाके थे और मुख्तलिफ, लेकिन यहाँ भी किसी ने क्लेम नहीं किया, यहाँ भी किसी ने क्लेम नहीं किया। इमरान, अभी तक किसी ने क्लेम नहीं किया, लेकिन जिस तरह की बात है लोगों के अंदाजे एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लेम नहीं आया, इसलिए वाज़ेह तौर पे कहा नहीं जा सकता। जी रफत साहब, देखिए, मुजीब साहब बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ मुजीब ये देखना जरूर पड़ेगा कि यहाँ उनके लोकल ऑपरेटर कौन हैं, यहाँ वो कौन से लोग हैं जो फ़ाल किरदार अदा करते हैं, यहाँ उनका नेटवर्क कौन चला रहा है। बिल्कुल सही कहा कि भारत भी है, इसमें अफगानिस्तान भी है, इसमें ईरान भी होगा कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ लोकल लोग जो है, उस नेटवर्क को तोड़ने की ज़रूरत है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियाँ उस पर काम करें तो मेरे ख्याल में बेहतरी आ सकती है और बेहतरी आई है। लेकिन ये अचानक जो वाकया हुआ है, इसका मतलब है कि वो यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और आपने देखा मुफ्ती तकी उस्मानिया वाले वाकया जो है, उसके जो बातें सामने आई हैं उसके दाने बाने भी कई पड़ोसी ममालिक से ही मिलते हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बात होगी बिलावल भुट्टो जरदारी की, जो कि घोटकी में आज मौजूद थे। वहां अपना पावर शो उन्होंने किया और उसमें क्या पैगाम दिया, जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि नाअहलों के टोले से मुल्क संभाला नहीं जा रहा।
अगर 18वीं तरमीम को खत्म करने की कोशिश की गई तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। और साथ ही हुकूमत की नई आने वाली एमनेस्टी स्कीम पर भी तनकीद की और कहा कि हुकूमत की एमनेस्टी स्कीम टैक्स देने वालों के मुंह पर थप्पड़ है। एमनेस्टी स्कीम से आप किसका काला धन सफेद करना चाहते हैं, जहांगीर तरीन का, अपना या अलीम अवाची का? रफत सईद साहब, आप बड़े जारहाना मूड में नजर आए। बिलावल भुट्टो घोटकी में मौजूद थे और एक बड़ा इन हालात में, मौजूदा हालात में एक बड़ी पब्लिक मोबिलाइजेशन जो है वो देखी गई। देखिए, बिलावल आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ निखरते जा रहे हैं और वो उनकी तकरीर में भी, उनकी बातों में भी, और वो जिस तरह से चीज़ों को फोकस करके चल रहे हैं, तो लग रहा है कि वो आने वाले दिनों में कोई ना कोई काम ऐसा करेंगे ज़रूर। इसके साथ जब उन्होंने आज जो बातें की हैं ये वो ख़ासे अरसे से कर रहे हैं, ख़ासे एग्रेसिव मूड में हैं। मैं तो यही कहूँगा, जब वो अभी इसका थर्ड कोल का इफ्तिताह हो रहा था, वहाँ वो गए थे तो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं वो, और जो जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं तो यकीनन आने वाले दिनों में वो बहुत सारे इक़दाम करेंगे। मगर इसके साथ साथ जब वो तनकीद कर रहे हैं, यकीनन इसमें कोई शुबा नहीं है कि वज़रा की जो कारकर्दगी, वो सामने हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है, उस पर सब उंगलियां उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब फिर उन्हें भी देना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी खासे अरसे से यहाँ मौजूद है, तीसरे मेरे ख्याल में मुद्दत है, तो बहुत सारे सवालों के जवाब खुद उनके लिए भी हैं। गो कि वो अंदरून खाना अपनी पार्टी को भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर लोगों को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनके मुशीरों में बेहतर लोग हैं जो उनके साथ चलते हैं, लेकिन इसके साथ माजी पे सवाल ज़रूर उठेंगे, कारकर्दगी पर भी सवाल उठेंगे, और जो यहाँ जो काम कुछ नहीं हो सका इस कराची शहर में, अंदरून सिंध में या सिंध के दीगर शहरों में, तो उस पर सवाल उठेंगे उनकी परफॉर्मेंस पर। तो और उसके अलावा फिर करप्शन के जो इल्ज़ाम आ रहे हैं, यकीनन पीपल्स पार्टी अदालतों में फेस ज़रूर करती है, और इस वक्त भी आसिफ अली जरदारी हों या मोहतरमा फरियाल तालपुर हों या कोई मुराद अली शाह हों, सब फेस कर रहे हैं। लेकिन मामला तो कहीं ना कहीं हुए हैं, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जो इन्हें इन चीज़ों को उठाने का मौका मिला। फिर इसके साथ साथ यहाँ की ब्यूरोक्रेसी में जिस तरह की करप्शन है वो भी सबको पता है, ज़बान ज़दे आम है। तो अगर ये मामले निकलेंगे तो यकीनन कहीं ना कहीं जाकर तो रुकेंगे। तनकीद करना अच्छी बात है, अच्छी तरीके से चल रहे हैं, अच्छे तर्ज की सियासत कर रहे हैं। हाँ। मगर इसके साथ साथ और मौजूदा हालात में ज़ाहिर है कि जब शरीफ फैमिली की टॉप लीडरशिप जो है वो इस वक्त पब्लिक गैदरिंग नहीं कर सकती, पब्लिक एड्रेसेस नहीं कर सकती, खुद पीपल्स पार्टी की टॉप लीडरशिप नहीं कर सकती, तो बिलावल को यहाँ पॉलिटिकल स्पेस मिला है और अच्छा वार्म अप हो रहा है। लेकिन इमरान, इसमें एक बात जरूर है कि वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का करिश्मा जरूर मौजूद है। उनके नाम की वजह से, उनकी शख्सियत की वजह से लोग बिलावल के गिर्द जमा होते हैं, और लोगों ने अब भी एक मरतबा फिर बिलावल से उम्मीदें वाबस्ता कर रहे हैं। ठीक है फरजाना, जो बात की इस वक्त बिलावल जो शद्दोमत से ये बात कह रहे हैं, और जरदारी साहब भी कह चुके हैं कि किसी सूरत 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं करेंगे। 18वीं तरमीम के लिए अगर कोई हुकूमत ने कोशिश की उस पर कदगन लगाने की तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। आपकी तरफ क्या सुनने को मिल रहा है 18वीं तरमीम पे? देखिए, हमारी तरफ भी यही मामला जो हैं वो चल रहे हैं, बल्कि हमें कुछ इतलात ऐसी भी मिली हैं कि कुछ महकमों में उन्होंने कहा है कि जो सूबों को दिए गए थे उनसे सिफारिशात भी मांगी हैं। पख्तूनख्वा से जो हमारे कुछ जराए से पिछले 1-2 दिनों में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनसे सिफारिशात भी मांगी गई हैं कि जो डेवोल्यूशन के जरिए सूबों को महकमे दिए गए हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, और इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो क्या ऐसी अबतरी आई है कि जिसको बुनियाद बनाया जा सकता है। तो वो काम जो है यहाँ पर सिफारिशात की शक्ल में तैयार किया जा रहा है। तो एक तो ये चीज है, लेकिन अगर आप अवामी लेवल पर देखें या वो लोग जो इस मुल्क के मामलात को देख रहे हैं, उनका तजर्बा है, वो समझते हैं इन सारे मामलात पर, तो वो जाहिर है इस पर इंतहाई तशवीश का इजहार कर रहे हैं। खासतौर पर मैं अगर सियासी पार्टियों की बात करूं तो ANP यकीनन बहुत तशवीश का इजहार कर रही है। इसी तरह आप JUI जमात इस्लामी को देखें, उनकी तरफ से भी, फिर शेरपाओं की पार्टी को देखें, उनकी तरफ से भी बारहा ये बयानात आ रहे हैं कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। और जाहिर है जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी इधर एक मिच्योर वोटर है, वो भी यही समझता है। ओवरऑल मतलब हमें जो है, मतलब नून लीग की तरफ से मुझे ऐसी कोई चीज वाज़े तौर पर दिखाई नहीं दे रही कि वो कोई अपना एक भरपूर वो रखते हो। आई डोंट नो कि पंजाब में क्या उनकी सिचुएशन है, लेकिन
नून लीग जो है वो कम से कम पख्तूनख्वा में फिलहाल ऐसे इशू पर बात नहीं कर रही, लेकिन ओवरऑल बाकियों को मैं देख रही हूँ कि वो किसी सूरत भी इसको रोल बैक नहीं होने देंगे। और आप खुद देखें कि एक बहसियत एक तालिब इल्म के जब हम इस सारी सिचुएशन को देखते हैं और पिछले अदवार को भी देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस था और खुद पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि 1973 के आईन को उसकी असल शक्ल में लाया गया है इस तरह से। तो जाहिर है वो एक कोशिश दोबारा से सबूदात करने की कोशिश, एक नया तजर्बा या पुराने तजर्बों में से कोई नया तजर्बा मतलब पुराने तजर्बों में से कुछ नया रंग देकर उसको करने की जो कोशिश की जा रही है उसमें बहुत सारे लोग जो है, मैं आपको एक मैच्योर सोच बता रही हूँ, वो हाँ जज्बाती सोच जो है उसको तो कुछ पता नहीं है। आपने देख लिया कि मुल्क इस वक्त जिन हाथों में है, बहुत वोट निकले थे, वोट गिनने वाले भी और वोट देने वाले भी परेशान है कि ये वोट कहाँ से निकले थे। लेकिन बहरहाल जो एक मैच्योर सोच है वो नहीं समझती कि हमें कुछ ऐसा तजर्बा फिर से करना चाहिए। और खुसूसन अभी हम जो पहले वक्फे से पहले जो सिचुएशन डिस्कस कर चुके हैं, आप देखें ना, ईरान को देखें, आप इंडिया को देखें, आप अफगानिस्तान की तरफ देखें, अमेरिका की एडवाइजरी को देखें, ओवरऑल यूरोप की सिचुएशन देखें, दुनिया किस मतलब नहज पे जा रही है और किस किस्म के हालात हैं, और आप फिर भी तजर्बे करने के मूड में हैं। तो मेरा रखते हैं सवाल को मुजीब की तरफ। मुजीब साहब, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई वो जमात है कि जिसका कुछ स्टेक पर नहीं लगा हुआ 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से, बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इसकी मुखालफत कर रही हैं। क्या कहती हैं बलूचिस्तान की जो जमातें हैं, सियासी जमातें, वहाँ क्या सियासत इसके ऊपर जहन रखें 18वीं तरमीम पे? इमरान, 18वीं तरमीम जब हुई थी तो बलूचिस्तान में खुशी के शादियाने बजाए गए और जो मुतालबा कौम परस्तों का हमेशा से रहा था कि बहुत सारे महकमे जो कंकरेंट लिस्ट में है वो बलूचिस्तान को और दीगर सूबों को मिल जाने चाहिए, वफाक का तसल्लुत नहीं होना चाहिए, वो डिमांड्स काफी हद तक मान ली गई थी और उस पर काफी खुशी का इजहार किया था बलूचिस्तान की हुकूमत भी और बलूचिस्तान की अपोजिशन ने उस वक्त भी बहुत खुशी का इजहार किया था। आज भी पोजीशन वही है कि बलूचिस्तान के जो मफादात हैं वो अव्वल हैं और उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब के इत्तेहादी जो हैं वो भी सपोर्ट करेंगे 18वीं तरमीम को रोल बैक करने के लिए। इवन बाप को भी बहुत ज्यादा मज़ामत का सामना करना पड़ेगा क्योंकि बाप तो इत्तेहादी तो है तहरीक इंसाफ की, लेकिन उसके अंदर भी लोग ये चाहते हैं कि 18वीं तरमीम बरकरार रहे। दूसरे इत्तेहादी हैं सरदार अख्तर मिंगल की बीएनपी, वो तो किसी सूरत नहीं चाहेगी कि ये रोल बैक हो और वो इसको सपोर्ट भी नहीं करेंगे। इसलिए बलूचिस्तान में तो एक अमूमी तासुर ये है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं होना चाहिए, सूबों को इख्तियारात मिले हैं, एनएससी में बलूचिस्तान का हिस्सा बढ़ गया है और अगर ये सूरत हाल रही आगे चल के तो बलूचिस्तान काफी मजबूत खुशहाल भी होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं। और नाज़रीन, चलेंगे एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे खाके तालीमी निज़ाम पर सवालात उठने लगे, इसके ऊपर बात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी निज़ाम पर सवाल उठने लगे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी निज़ाम की मिसालें देते नहीं थकते थे, लेकिन हालिया 2-3 रिपोर्ट्स ने कुछ मुख्तलिफ मंजरी पेश किया है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के सर्वे के मुताबिक सूबे के सरकारी स्कूलों के 60% असातिज़ा तालीमी निसाब ही नहीं पढ़ा सकते, 30% असातिज़ा बच्चों को सिखाने से नावाकिफ, जबकि कौमी ज़ुबान उर्दू में असातिज़ा की काबिलियत सिर्फ 30% है। महकमा तालीम के सर्वे को असातिज़ा ने मुस्तरद कर दिया और सदर ऑल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का कहना था कि असातिज़ा की तज़हीक की गई है जो नहीं। फरजाना, एक जानिब तो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड इनरोलमेंट के लिए बच्चों के स्कूल से बाहर बच्चों के रिकॉर्ड इनरोलमेंट के लिए जो है वो मुहिम चलाई जा रही है और दूसरी जानिब महकमा तालीम ने इतना भयानक रुख पेश किया है तस्वीर का। क्या कहेंगी फरजाना? तो इसकी यही वजह है ना कि आप जब जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर बोझ देंगे तो फिर क्या होगा। देखिए, हम मुख्तलिफ औकात में इनरोलमेंट के ऊपर रिपोर्ट्स बनाकर न्यूज़ बनाकर देते रहे हैं और मैं यकीनन लोगों को अच्छा लगता होगा कि इनरोलमेंट होनी चाहिए और सारे बच्चों को स्कूल जाना चाहिए।
हमने तो 2015 तक ये वादा किया था कि सारे बच्चे हमारे जो हैं वो कम से कम प्राइमरी स्कूल में, फिर मैट्रिक का था कि जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद हमने उसकी मुद्दत को बढ़ा दिया, मेरे ख्याल में आप 2025 कर दिया है। लेकिन बात यह है कि क्या आपने उनको फैसिलिटेट किया है? जहां 1 और 2 कमरों के स्कूल हों वहां जाके आप इनरोलमेंट करें। मैंने पिछली दफा भी शायद आपके इस प्रोग्राम में ये बात की थी कि आप जाके साउथ के देखें, नॉर्थ के स्कूल देखें। आज ही मैं आ रही हूँ नौशेरा के एक बहुत ही पसमानदा इलाके से, और वहाँ पे जब मैंने खवातीन से पूछा कि आपकी बच्चियाँ स्कूल जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि जी बच्चियाँ तो या पानी भरेंगी या स्कूल जाएंगी, यहाँ तो पीने के लिए पानी नहीं है और वो जाके तो कुओं से पानी भर के लाती हैं। अच्छा, अगर स्कूल हम उन्हें भेज भी दे, पानी हम भर लें, तो वहाँ पे एक टीचर है फीमेल, और वो कभी उसका मूड होता है तो आ जाती है, कभी नहीं आती है। तो अब आप सोचें कि ना बैठने की जगह है, ना पंखा है, ना बिजली है, ना पानी है, ना वॉशरूम है, और ऊपर से आपने आज ताज़ा खबर ये भी सुनी होगी कि जो स्कूलों का फंड था हायर सेकेंडरी स्कूलों का, वो उठा के हकानिया को दे दिया है। अब अच्छा। आपको याद होगा कि हकानिया के साथ वादा किया गया था कि आपको हम कुछ अमाउंट देंगे, वो अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी 3 करोड़ जो है वो हायर सेकेंडरी स्कूल का फंड जो था वो उठा के हकानिया को दे दिया गया। इसी तरह से एक बड़ा अमाउंट 59 करोड़ बताया जाता है वो सवाद को दे दिया। उनके पास अभी सिर्फ 11 करोड़ बच गया, और कहा क्या जा रहा है कि जी वो अपना फंड यूटिलाइज नहीं कर सके। तो अच्छा। आप बताइए ना, फिर नाअहली किसकी है? क्या ये उस्ताद की नाअहली है कि आपने जो वादा किया था कि आप हायर सेकेंडरी स्कूल में लैब्स बनाएंगे, वहाँ पे लैब्स नहीं है, क्लासरूम नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है, आप ये चीजें उनको देंगे? आपने क्या किया? आपने उल्टा उठा के हकानिया को दे दिया उनका फंड। तो अब आप बताइए कि इसमें आप सारा मलबा कैसे टीचर पर डाल सकते हैं? कुछ जिम्मेदारी तो खुद भी लेना कि अब ठीक है, मतलब ये है वो गुड गवर्नेंस, ये है वो गुड गवर्नेंस जो कि इस वक्त उस सूबे में देखी जा रही है। और न सिर्फ उस सूबे में, सिंध में भी कोई हालात जो है वो आइडियल नहीं है। सिंध में भी ऑलमोस्ट यही सूरत हाल देखिए। जी रफत साहब क्या कहेंगे? सिंध भी इससे मुख्तलिफ नहीं है? देखिए, फरजाना ने जो मंजर खींचा हुआ है वो तो वाकई तशवीशनाक है, और आपने देखा होगा कि माजी में इमरान खान बहुत दावे करते रहे, ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है, और बड़ी मिसालें दी जाती थी KPK के तालीमी निज़ाम की, लेकिन वो सब ढेर हो गया और सब कुछ ज़ाया हो गया। लेकिन इसके साथ साथ सिंध जो है, यहाँ का भी जो निज़ाम तालीम है वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अंदरून सिंध की जो सूरत हाल है, आपने हालिया इम्तहानात में आपने देख लिया कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके किस तरीके से नकल की गई, और मेरे ख्याल में इंतज़ामिया सिर्फ दावे ही करती रही है, अमली इक़दामात किसी ने भी नहीं किए, और लगता भी नहीं है कि आने वाले दिनों में होंगे। और शायद यही वजह है कि मेरिट का जनाजा जो है बड़ा धूमधाम से निकला है। अब जो कैंडिडेट आते हैं उनकी कारकर्दगी, उनकी काबिलियत सबके सामने है, और ये वजह है नकल। और नकल को फिर मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगा कि जो सियासी सतह पर पजीराई मिली है उससे भी निज़ाम तालीम मफलूज हुआ है। फिर जो यहाँ की वजारत तालीम है उसने भी कोई तवज्जो नहीं दी कि मुख्तलिफ नौइयत के निज़ाम चल रहे हैं, एक निज़ाम तालीम नहीं है, हर आदमी अपनी मर्जी करता है। अभी एक स्कूल की फ़ीसों का मामला आप ले लीजिए, उसको ही कंट्रोल नहीं कर पाए, हालांकि बहुत इक़दामात हुकूमत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्राइवेट स्कूल किसी सूरत काबू में नहीं आ रहे हैं, और वो वही फ़ीस लेना चाहते हैं वालिदैन से जिसका वो छुट्टियों की फ़ीस भी वसूल करना चाहते हैं। जब वो नहीं हो रहा, फिर एक बात और कहूँगा, स्कूल आपने देखा होगा कि स्कूल वैन्स के हवाले से हुकूमतें बहुत दावे करती हैं, लेकिन वही नाकिस बसें, वही चीज़ें हैं। इसी तरह निसाब का मामला है, नकल है। तो मैं कहता हूँ कि सिंध की तालीम जो है वो बुरी तरह तबाह हो रही है, और जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का कॉन्सेप्ट जो है तकरीबन अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है मुजीब साहब, इस नए पाकिस्तान में कुछ बदला आपके यहाँ, कुछ बदला बलूचिस्तान में? तालीम की हालत तो यहाँ भी दिगरगू है। बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा तालीम के लिए मुख्तस किया जाता है, लेकिन ये खर्च नहीं हो पाता जहाँ पे इसे होना चाहिए। और देखने में यह है कि कोयटा, न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में जो बुनियादी सहूलतें हैं स्कूलों में वो दस्तयाब नहीं है। यहाँ पे स्कूलों की इमारतें बहुत मखदूश हालत में है, वॉशरूम्स नहीं है, पानी की सहूलत नहीं है, जबकि इसके अलावा जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पे असातिज़ा जाना भी नहीं चाहते,
और एक एक टीचर के नीचे 500 स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। ऐसी सूरत में कहाँ मामलात को बढ़ाया जाएगा। कोयटा जो दारुल हुकूमत है, यहाँ पे भी जो सरियाब और इससे मुल्क इलाके हैं, नवाब के, यहाँ पे जो स्कूल हैं उनके 4-4 कमरों के स्कूल में हजार तलबा घुसे हुए हैं और उस पे जो है ये कहा जाता है कि हम तालीमी इमरजेंसी है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अमलन ऐसा नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल इस हवाले से काफी तवज्जो दे रहे हैं, उनका फोकस भी तालीम है और तवक्को ये की जा रही है कि आइंदा कुछ माह में वो सूरत में बेहतरी लाएंगे। गोश्त स्कूल भी खत्म होंगे, गोश्त असातिज़ा भी खत्म होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है। बहरहाल जो इस वक्त जिस सूबे में सबसे ज्यादा एनरोलमेंट की बात की जा रही थी वो उसके पोल जो है आपके सामने खुला ना। जाते जाते फरजाना कुछ बात बीआरटी की। बीआरटी मंसूबा जो है ये एक बड़ा भयानक ख्वाब इस वक्त साबित होता जा रहा है। पीपल्स पार्टी जो है परवेज खटक को लेकर जा रही है नैब में इस पे, और साथ ही साथ परवेज खटक जो है वो बड़े हॉट वाटर्स में, क्योंकि महमूद खान जो मौजूदा वजीर आला है वो भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर इसका ऑडिट होना चाहिए और इसमें करप्शन की तहकीकात होनी चाहिए। जी फरजाना। जी बिल्कुल, बीआरटी का तो देखें, सच्ची बात तो ये है कि मैं पेशावर के शहरी के तौर पर नहीं समझती थी कि ये प्रोजेक्ट कोई जरूरी था इसमें पसमानदा सूबे के लिए, कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप जिससे बहुत कुछ हो सकता था। मैंने आपको बताया कि स्कूलों की क्या हालत है, सेहत की एक अलहदा कहानी है, बल्दियात की एक अलहदा कहानी है, पीने का साफ पानी नहीं। वहाँ आपने 80 बिलियन, हम तो कहते हैं 80 बिलियन, वो तो कुछ और कहते हैं, बहरहाल कहानी 80 बिलियन तक पहुँच गई है। तो वो आपने ऐसा मंसूबा बना दिया। अब जाहिर है शुरू कर लिया है तो खत्म तो लाजमन करना होगा, गिरा तो नहीं सकते। लेकिन कहानी जो है वो बड़ी पेचीदा है। जो आपके सामने हकायक हैं, असल हकायक इससे 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना ज्यादा हैं। और असल हकायक और संगीन है, असल हकायक जो है वो और ज्यादा संगीन। अब देखते हैं कहां तक खुलती हैं बीआरटी की। बहुत बहुत शुक्रिया रफत सईद, मुजीब अहमद, फरजाना अली, आप प्रोग्राम में शरीक रहे और पाकिस्तान के सियासी और समाजी मसाइल और इश्यूज के ऊपर हमने बात की। इंशाल्लाह आपसे अब मंडे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।